इस पर कॉन्फ़िगरेशन का दिखा रहा था, तो इस वजह से ये यहाँ पे नहीं दिख रहे। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस मास्टर डेटाबेस में सेव होती है, तभी आप इसको अगर टेबल हो ना तो आप इसको टेबल, ये दोनों चीज आप नोट करके रख लीजिए। सर टेबल ये है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। सेकंड, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। ये देखिए, अभी दिख रही मेरी स्क्रीन? नहीं सर। हाँ, आई थिंक अब तो दिखनी चाहिए। शेयर कर हाँ दी। दिख रही है। ठीक है, यस सर। तो ये जो मेन टेबल ये है हमारी, जो सिस्टम डेटाबेस, जो मैं बोल रहा था कॉन्फ़िगरेशन मास्टर डेटाबेस में सेव होता है। अगर इस टेबल को आप सर्च करोगे ना तो मास्टर डेटाबेस में आपको ये टेबल मिल जाएगी। यहाँ पे जाओगे और सिस्टम डेटाबेस के अंदर मास्टर डेटाबेस में टेबल पे जाओगे ना तो आपको ये टेबल मिल जाएगी। इस सिस्टम टेबल्स में जाओगे, एक्सटर्नल टेबल्स होंगी और टेबल्स some programs and procedures and tables. Select star configuration. ये कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। ये टेबल या व्यू है या कुछ है, अच्छा व्यू होगा शायद ये। sys dot configuration. CON sys dot sys CON. मैं आपको बता दूंगा, ये यहीं पे इसी में सेव होता है। ठीक है, यहीं पे होता है सेव। मैं आपको ये नोट करके, किसी ने चेक करके बता दूंगा कल या परसों। ठीक है, ये पूरा इंफॉर्मेशन इसी मास्टर डेटाबेस के अंदर सेव होती है। सेकेंड डेटाबेस जो होता है हमारा वो मॉडल डेटाबेस होता है। ठीक है, कौन सा डेटाबेस होता है? मॉडल। मॉडल डेटाबेस। मॉडल डेटाबेस क्या करता है? ये जस्ट लाइक के कंटेनर का काम करता है। कंटेनर कैसे? जैसे इस डेटाबेस के अंदर जितने भी यूजर डिफाइंड डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ये सभी डेटाबेस मॉडल डेटाबेस को इनहेरिट करते हैं। आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझते हो? इनहेरिटेंस का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल सिनेरियो, जैसे पहले, सबसे पहले जो विंडो होती है उसके अंदर कुछ भी डालो, या तो वो विंडो के कुछ ना कुछ फीचर को इनहेरिट करता है ना। अगर विंडो में अपग्रेड कर, जैसे पहले विंडो 10 थी, फिर उसके बाद विंडो 11 आई, तो विंडो 10 के कुछ ना कुछ विंडो 11 ने फीचर लिए ना, जैसे स्टार्ट बटन हो गया, या कॉपी पेस्ट हम वैसे ही करते हैं ना, वो सब चीज़। भले ये विंडो 11 तो नया वर्जन है ना, लेकिन उसने इनहेरिट तो प्रीवियस से किया ना उसको, कुछ चीज़ें। यस सर। एक जनरल थिंग, जैसे लेमन टर्म में बोला जाए, जैसे फादर के कुछ गुण बेटे में भी जाते हैं। ठीक है, एक जनरल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ। अगर मॉडल डेटाबेस में आपने डेटाबेस का साइज, फाइल साइज कुछ भी डिफाइन कर दिया, वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ दिखेगा। कैसे, मैं आपको बता दूँ। अभी मैंने क्या कि मॉडल डेटाबेस में गया, प्रॉपर्टी पे गया, मॉडल डेटाबेस में जो भी चेंजेस करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 8 MB दिख रहा है ना, 8 MB की जगह मैं 20 MB कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा उसका, ये यूजर डिफाइन, उसका जो डेटा फाइल होगी वो 20 MB की होगी। ठीक है, और लोकेशन भी चेंज करता हूं मैं। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, लाइक इसका रिकवरी मोड में सिंपल कर देता हूं, तो जो नया डेटाबेस क्रिएट होगा उसका रिकवरी मोड भी सिंपल होगा ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे गया जनरल में, और हाँ फाइल्स में, मैंने अभी इसको 20 किया और इसका रिकवरी मोड सिंपल किया। ठीक है, दो चीज़ किए, और मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, जैसे ये दो डेटाबेस हैं, इनका आपको मैं बताता हूँ डेमो। ठीक है, इन दोनों का देखिए, इन दोनों का रिकवरी मोड क्या है, ऑप्शन में जाइए। इन दोनों का रिकवरी फुल है। हाँ। ये मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, कोई नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, कौन सा, यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो उसका एक तो रिकवरी मोड सिंपल होगा बाय डिफॉल्ट, और एक जो डेटा फाइल साइज होगा वो 20 MB का होगा। ठीक है,
तो मैं इसको देखो देखो मैंने क्रिएट करने से पहले ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देता 20 MB। अभी मैंने क्रिएट भी नहीं किया डेटाबेस। राइट फिर सर। ठीक है, मैंने इसको क्रिएट कर दिया, जैसे SGS कुछ भी क्रिएट किया। जैसे ही क्रिएट करूँगा तो आप देखिए इस डेटाबेस का साइज और वो उसका क्या कहते हैं रिकवरी मोड सिंपल होगा। पहले तो मैं आपको इसमें ऑप्शन में जाके रिकवरी बता दूँ, देखिए सिंपल है, ठीक है। यस सर। और दूसरा इसका जो फाइल का साइज होगा वो 20 MB डिफॉल्ट होगा, ठीक है। तीसरा, आप चाहो तो यहाँ पे लोकेशन भी दे सकते हो, ठीक है, कि मेरा डिफॉल्ट मॉडल डेटाबेस से हर डेटाबेस को इनहेरिट करता है, ठीक है। मेन रियल टाइम सिनेरियो में आपको बताता हूँ इसका कहाँ यूज होता है, ठीक है। मॉडल डेटाबेस जैसे आपके टेस्टिंग सर्वर पे 10 टेबल हैं, ठीक है। एक कोई क्लाइंट है जो बुटीक की शॉप खोला है, ठीक है, उसने बुटीक का डेटाबेस कितना बड़ा होगा, उसमें जैसे बुटीक की नई ड्रेस के वो होगी, इमेज होंगी, डिजाइन होंगे, इमेज होंगे, और उसके प्राइजिंग होगी और उसकी लोकेशन होगी कहाँ पे मेरी शॉप है, ठीक है। और पेमेंट होगा, पेमेंट अगर ऑप्शन हो तो उसमें ज़्यादा हार्डली 20 टेबल होंगे, ठीक है। कस्टमर डेटा। हाँ, कस्टमर डेटा होगा 20-25 टेबल होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वो सेम बुटीक का इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि एज इट इज वो डिजाइन का जो डिजाइन वाली टेबल है ना उसकी इंफॉर्मेशन एज इट इज रहे, और मैं उस वाले को और क्लाइंट को बेचना चाहता हूँ। मैंने तो सॉफ्टवेयर बना लिया अपना, ठीक है, वह उसको मैं और को बेचना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, डिफॉल्ट क्या करूँगा, जो जितनी भी 10 टेबल है उनके डिजाइन डेटा सहित यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, कहाँ पे, मॉडल डेटाबेस में, ठीक है। 10 टेबल मैं मॉडल डेटाबेस में क्रिएट कर दूंगा। तो जब भी मैं नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा तो डिफॉल्ट एक टेबल मॉडल, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने सबसे पहले इनको डिलीट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम का सिनेरियो बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है, ये भी डिलीट किया, ये डेमो भी शायद डिलीट हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब इसमें गया, मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट की, यहाँ पे टेबल क्रिएट की, आईडी NAME नेम। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ, इनेबल है, ठीक है। यस सर है। आईडी नेम, नेम एंड वेयर केयर, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया, किस नाम से, कमल नाम से, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो मेरी एक टेबल आ गई क्रिएट होके। इसमें मैं एडिट करके दो डेटा डाल देता हूँ, जैसे एक आईडी डाल दी, नेम डाल दिया मैंने कमल, दूसरी आईडी, फॉर ये तो मैं टेम्परेरी डाल रहा हूँ, बट आपको रियल टाइम में तो डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। यह मैंने डाल दिया दीपक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेबल का इंफॉर्मेशन मैं विदाउट डेटा, जैसे मैं नया डेटाबेस क्रिएट करूँ तो ऑटोमेटिक ये टेबल के डेटा इस डेटाबेस में आ जाएगी। क्यों? जो सिस्टम डिफाइंड डेटा, यहाँ यूजर डिफाइंड डेटाबेस जो भी ऑटोमेटिक। तो क्या इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको हर टाइम पे डिप्लॉयमेंट करते समय या कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, आपको जैसे कन्फिगरेशन है, कोई डिफॉल्ट कन्फिगरेशन है, आप डिफॉल्ट कन्फिगरेशन यहाँ सेट कर दीजिए। कैसे? जैसे मेरा डेटाबेस जब भी नया क्रिएट होगा उसमें एक यूजर ये बन जाएगा, एक डेटा फाइल यहाँ पे जाएगी, लोकेशन यहाँ पे जाएगी, रिकवरी मोड इसका फुल होगा, ठीक है। ये जनरल थिंग आप कर सकते हो। तीसरा, आपको चाहिए कि मुझे हर बार वो डेटा पेरोल का डेटा ऑटोमेटिक चाहिए, तो उस टेबल में डेटा डाल दो और इसमें मॉडल डेटाबेस में, और आप जहाँ भी नए डेटाबेस क्रिएट करते जाओ ऑटोमेटिकली। जितने भी इस इंस्टेंस पे डेटाबेस क्रिएट करोगे, तो जैसे 10 क्लाइंट हैं, बुटीक की 10 शॉप हैं, 10 शॉप हैं, 10 क्लाइंट हैं, तो हर एक क्लाइंट के लिए आप डेटाबेस तो कॉपी लेके क्रिएट नहीं करते जाओगे। तो आप एक काम करोगे ना, मॉडल डेटाबेस में आपने डेटा डाल दिया, आप ऑटोमेटिक क्रिएट करते जा रहे हो, ऑटोमेटिक उसमें डेटा आ जाएगा हर एक डेटाबेस। ये है मॉडल डेटाबेस का मेन फीचर। ये जस्ट लाइक के कंटेंट ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, ऑल द डीबी के लिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है कंटेनर के लिए, ताकि हम इसको इनहेरिट कर सकें और इन फ्यूचर इसको बेटर वे में यूज कर सकते हैं। एंड सपोज उसमें एग्जिस्टिंग डेटा यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, और फिर हम मॉडल डेटाबेस में कुछ चेंजेस करते हैं, राइट। हाँ, तो उसके बाद जो यूजर डिफाइंड डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसी में वो चेंजेस एज इट इज डिफाइंड होंगे, या जो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे।
नहीं, एग्जिस्टिंग में नहीं होंगे, नहीं क्योंकि होंगे। ओके वो पहले से ही क्रिएटेड है ना। ओके, राइट उस राइट। टाइम पे तुमने जो क्योंकि वो पहले से ही मॉडल डेटाबेस के पहले वाली फीचर को इनहेरिट, पहले वाले वर्जन को इनहेरिट कर चुका है। राइट मॉडल सर। डेटा वर्जन तो अभी हमने चेंज किया ना, मॉडल में कुछ चेंज किया ना, यस। ओके। उसकी स्टेट अलग थी, इसकी स्टेट अलग है। उस टाइम जब मैंने उस डेटाबेस को क्रिएट कर रहा था तब उसकी स्टेट अलग थी। अब मैं इसकी यस। डेटाबेस को स्टेट, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ न्यू डेटाबेस को। तो जैसे देखिए, जैसे मैंने ये क्रिएट किया, तो आप जैसे इसको थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 सेकंड, लेकिन क्योंकि वो टेबल से कॉपी करेगा, इनहेरिट करेगा स्ट्रक्चर सब कुछ, ठीक है। ओके। अगर ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। वह हो सकता है ये मेरा कुछ और रीजन वजह से टाइम ले रहा हो, बट क्या है, मॉडल रिट्री, अच्छा मॉडल पे हम ऑपरेशन चल रहा है ऑलरेडी, जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि वे मॉडल मैंने सेव नहीं किया और मॉडल डेटा मेरा ओपन है। देखिए ना, मेरा ये यूज में डेटाबेस मॉडल, इसलिए इसको नहीं ले रहा था। अब मैं यहाँ पे राइट ओके। क्लिक किया, न्यू डेटाबेस किया। आप उसी डेटाबेस में कोई ऑपरेशन चल रहा है और उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो शायद वो नहीं लेता है, ठीक है। या तो मेरे को इंस्टेंस का कुछ चेक करना पड़ेगा। Could not contain actually lock of database model, retrieve the operation later, retrieve database failed, some file name could not be created, check the data header. ओके ओके, एक सेकंड, वैसे ऐसा होता नहीं, फिर भी मैं एक बार रिस्टार्ट करके देख लेता हूँ इस सर्विस को। जनरली वैसा होता नहीं है, विदाउट रिस्टार्ट के भी क्रिएट इनहेरिट होता है। अभी मैंने आपको बताया था टेबल का साइज ऑटोमेटिक उसने लिया था ना, तो हो सकता है कुछ लॉक लगा हो, ऑटोमेटिक लॉक पुट हो जाती है कई बार, ओके सर। क्योंकि मैं उसी डेटाबेस को रिट्रीव कर रहा था और उसी में कुछ इन्फॉर्मेशन, अभी मेरा सिस्टम डेटाबेस ऑन ही नहीं ऑन हो रहा है। मेरा ये हैंग हो गया, मेरी आई थिंक कुछ तो इशू है, पर देखते हैं इसको। 1-2 सेकंड, तब तक मैं आपको दूसरा ये आता है तब तक आपको समझाते हैं, ठीक है। तो मॉडल डेटाबेस में क्या होता है, इट्स लाइक ए टेम्पलेट रखता है ये सभी के लिए, ठीक है, ताकि हम हमारे डीबी के लिए और जो डिफाइन होते हैं उनके लिए यूजर कंपेटिबिलिटी हो जाती है। सिस्टम टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉलम्स होते हैं, क्या क्या इंडेक्स हैं। अगर आप इसमें डिफॉल्ट इंडेक्स क्रिएट कर दोगे तो इंडेक्स हर डेटाबेस में ऑटोमेटिक क्रिएट आएंगे, ठीक है। इट मीन्स लाइक टेबल क्रिएट कर दोगे तो वो टेबल ऑटोमेटिक नए डेटाबेस में आएंगी, ठीक है। तो इस वजह से यस, ये मेरा रिस्टार्ट नहीं हुआ, कुछ वजह से इशू था। ओके, मैं आपको सिट, इसको तब तक रिस्टार्ट होने दी, नहीं तो मैं सेकंड इंस्टेंस से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा SSMS ही अपग्रेड हो गया है सिट, इस वजह से इशू हो रहा था। सिट सिट, ये कोड नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्लोज द SSMS। ये आपको मेरी स्क्रीन तो दिख रही ना आप लोगों को? हेलो भाविका। यस सर दिख रही है। मैं एक्चुअली अनम्यूट नहीं कर पा रही थी एक्चुअली। एक्चुअली क्या है ना, मेरा ऑटोमेटिक, मैंने क्या किया था, जैसे मेरे नेटवर्क में आया ना, तो मैंने ऑटोमेटिक SQL एजेंट को जो SSMS को अपडेट पे लगा दिया था, ठीक है। ओके सर। तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, इसलिए SSMS मेरा अपडेट कोई उसमें चला गया, ठीक है। तो ये अपडेट हो रहा था और इस वजह से ये मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैं फिर चेक कर लेता हूँ, अपडेट हो गया होगा तो मेरा कनेक्ट होने लगेगा। अभी अपडेट हुआ नहीं मेरा। सेट,
सर्वर 2 पे देखूं, वो सर्वर 1 में कुछ इशू है। ठीक है, आप देखिए इसमें मैं वही बता रहा था कि मॉडल डेटाबेस में जो भी क्रिएट करते हैं ना आप, इसमें ऑटोमेटिक इनहेरिट हो। अब थर्ड पे जाते हैं हम, MSDB। ठीक है, MSDB में क्या क्या होते हैं? ठीक है, इसकी DB ID क्या होती है? 4। इसमें इट्स सर मेंटेन्स, ये मॉडल डेटाबेसेस में जो इंडेक्सेस, ऑब्जेक्ट, कॉलम, ये सब है, वो भी सारा एज इट इज कॉपी होता है क्या? हाँ देखिए इंडेक्स की डेफिनेशन क्या, कौन से प्राइमरी इंडेक्स अगर आप क्रिएट कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक हाँ। इसमें इसमें नए डेटाबेस में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे वो ये ओके। कब कब एग्जांपल होता है, जैसे आपके पास 10 टेबल हैं और 10 हम्म। टेबल में इंडेक्स लगे हैं, सब कुछ लगा है। आप चाहते हो कि एज इट इज 10 टेबल का जो इंडेक्स है सब कुछ है, नया डेटाबेस क्रिएट करूँ उसमें टेबल भी क्रिएट हो जाए, इंडेक्स भी ऑटोमेटिक लग जाए, तो आपको रीवर्क नहीं करना पड़ेगा ना। आपको ऐसे 10 डेटाबेस क्रिएट करने हैं, वो इस ओके तरीके सर। से। ठीक है, और एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ बोलिए। इसके अलावा है, अगर अब हम लोग माइग्रेशन करते हैं हाँ सपोज हाँ ना, तो ये हाँ, माइग्रेशन के टाइम ये डेटाबेस हमें माइग्रेट करने होते हैं या ऑटोमेटिक आ जाते हैं? देखिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ माइग्रेशन का। दो तरीके के माइग्रेशन होते हैं, एक तो होता है इन प्लेस, एक होता है पैरेलली। इन प्लेस का मतलब होता है कि इसी सर्वर पे, जैसे इस सर्वर पे मेरा ये मैंने बताया जो कैसे चेक करते हैं, वर्जन चेक करना बताया था मैंने एसक्यूएल का, सिलेक्ट @ वर्जन। ठीक है, इससे चेक वर्जन। करना बताया था। हाँ, ये मेरा क्या अभी 2019 है, अगर मैं इसी को 2000 अपडेट करना चाहूँ किसमें, 2022 में, एक मेरे पास 2022 भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है देखिए। ठीक है, बट वो मैंने नया इंस्टेंस ये ना 2022, अगर मैं इसमें कमांड चलाऊंगा ना इस पे जाके न्यू क्वेरी पे और सिलेक्ट @ वर्जन। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, इसी सर्वर पे मैंने 2022 इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इसी सर्वर पे, इसी इंस्टेंस पे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसी इंस्टेंस पे इंस्टॉल करके इसी वाले को अपग्रेड कर दूँ, इसी वाले को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन प्लेस अपडेट, उसी को अपग्रेड करना, इसी को ओके अपग्रेड। सर। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपके पास मैंने कल सेटअप बताया था ना, उसी सेटअप से आप इसको अपग्रेड करोगे, इंस्टेंस वहां से सिलेक्ट करोगे और इसी को अपग्रेड करोगे अकेले को। ओके। तो ये यहाँ पे इन प्लेस अपडेट होता है। जब इन प्लेस अपडेट होता है तो उस केस में क्या होता है, आपको वैसे तो कोई इशू सच है ऐसा इशू होता नहीं, फिर भी सेफ्टी पर्पज से आपको मास्टर डेटाबेस का बैकअप लेना चाहिए, मॉडल का लेना चाहिए, MSDB का लेना चाहिए, जितने भी लॉगिन है उन सब का बैकअप लेना चाहिए, जितने भी यूजर डिफाइंड डेटाबेस है उन सब का बैकअप, और जितने भी जॉब्स बनी हैं, जितने भी लिंक सर्वर्स हैं, और जितने भी इंडेक्स स्क्रिप्ट हैं, इंडेक्स नहीं, इंडेक्स स्क्रिप्ट सिर्फ, इंडेक्स कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, उन सब का बैकअप सेफ्टी पर्पज से लेके रखना चाहिए। और जब पैरेलल अपडेट करते हैं ना, पैरेलल का मतलब मैंने ये देखिए इस वाले को मैं पैरेलल अपडेट बोलता हूँ, क्यों, मैंने नया इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद मैं एक एक करके सब चीज़ें मूव कर लूँगा ना इस वाले में 2022 में 1 by 1। हाँ तो स्ट्रीम डेटाबेसेस के साथ क्या होता है, देखो हम लोग बाकी की यूजर डिफाइंड तो कर बैकअप लेंगे, लिया, पर ये हाँ मूव कर ठीक। सकते हैं या फिर कैसे करते हैं? देखो इन हाँ। डेटाबेस को आप MSDB में जो जॉब्स होती हैं उनको आप कॉपी कर, उनको स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हो जॉब्स की। ठीक है, और जो व्यू होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनकी आप वो ले सकते हैं स्क्रिप्ट, सिंगल जो भी जॉब शेड्यूल जॉब होती है उनकी। बाकी सिस्टम डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। ठीक है, लॉगिन आपको वहाँ पे, जैसे यहाँ पे सपोज, हाँ यहाँ बट पे जो आपको मैं बताऊँ, जैसे सपोज आप एक मिनट दीजिए, जैसे यहाँ पे सपोज आपका ये मास्टर डेटाबेस है, मास्टर डेटाबेस में होता क्या है, लॉगिन्स होती हैं और उसकी यूजर की इंफॉर्मेशन होती है और कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन और लॉगिन की इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से ले लीजिए, लॉगिन आप माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि मैंने क्या कॉन्फ़िगर है, उसको आप चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिकली। आप ऐसा तो नहीं कि आप पहले अपडेट कर रहे हो और डाउन टाइम नहीं ले रहे होगे, ऐसा तो नहीं, क्लाइंट आपको डाउन टाइम देगा, आप लेगो भी डाउन टाइम। तो माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉगिन्स। ठीक है,
मास्टर डेटाबेस की लॉगिन माइग्रेशन करते हैं। और इस मॉडल डीबी में क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो मॉडल को आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ से अगर मॉडल लेना चाहो तो यहाँ से मॉडल डेटाबेस का बैकअप लो, वहाँ पे अगर वर्जन कंपेटिबिलिटी है तो आप रिस्टोर कर। देखिए लोअर वर्जन का हायर में कर सकते हो, बट एग्जैक्टली हायर का लोअर वर्जन का हायर में कर सकते हो, हायर का लोअर में नहीं कर सकते, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, इसको बैकअप को लेके कर सकते हो। यही डाउट था मुझे, ये मॉडल डेटाबेस का वही डाउट बट था कि बट अगर मैं पहले वाले, हाँ बोलिए, गो अहेड। हाँ पहले वाले सर्वर का मॉडल डेटाबेस अगर हम लोगों ने ऐसे रहेगा, ये रहेगा, और हम लोग अगर 22 को माइग्रेट करते तो मॉडल डेटाबेस ऑब्वियसली वो अलग रहेगा ना, अलग उसका रहेगा, अलग रहेगा, लेकिन जैसे हम कॉलम, हाँ पर हमें हाँ पुराना वाला ही चाहिए रहेगा। तो हम लोग आपने जैसे बोला कि बैकअप लेके हाँ यहाँ पे नॉर्मल देखिए, करके वैसे रिस्टोर करना है क्या उसको? हाँ नॉर्मल अच्छा, रिस्टोर करना, बट उसकी कुछ प्रोसेस होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सजेशन दूंगा, कभी भी आप मॉडल डेटाबेस को लोअर वर्जन से लेके हायर वर्जन में मत कीजिए, क्योंकि लोअर में कुछ फीचर नहीं आते हो, ठीक है, हायर वर्जन में कुछ फीचर नए आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आप इस तरीके से आप एक काम कीजिए, आप जितने भी मॉडल डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट बने उनकी स्क्रिप्ट जनरेट कीजिए ना, और उसको वहाँ पे डाल दीजिए, माइग्रेट कर दीजिए, ओके ठीक है। ओके। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप मॉडल डेटाबेस का बैकअप लीजिए और वहाँ पे आप डालिए, नहीं। आप मॉडल ये डेटाबेस में मुझे जैसे ये मास्टर और मॉडल में थोड़ा सा कंफ्यूजन ही था, वो अभी हो गया, मेरा जो मन में डाउट था ना वो हो गया क्लियर, ठीक है। नहीं नहीं, इन डेटाबेस को जनरली क्या करते हैं, जब एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिक आते हैं। अगर आप इन डेटाबेस के साथ आप लेके जाओगे ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसका बिल्डेड वर्जन अलग है, और 2022 का बिल्डेड वर्जन अलग है, तो दोनों में कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, काम नहीं करेगा प्रॉपरली। रिस्टोर करके देख, मैंने कभी देखा नहीं, मैं फ्रेंकली बता दूं, मैंने कभी लोअर इन्वायरमेंट का मॉडल डेटाबेस हायर में डाला नहीं। मैं आपने बोला तो मैं ट्राई करूंगा एक दो दिन में लोअर का नहीं, इन्वायरमेंट का पर मॉडल। हाँ मेरा वो क्वेश्चन था कि अगर नहीं कर सकते तो फिर उसका जैसा हमें मॉडल कैसे मिलेगा, मतलब मॉडल का यूज यही है ना कि वो टेम्पलेट है, राइट? पर अगर हाँ हम लोग सेकेंड इसमें अपग्रेड करते या माइग्रेट करते तो वो टेम्पलेट का फिर कैसे यूज करे, ये मेरा क्वेश्चन था। मतलब वो टेम्पलेट का काम मतलब किस तरह से करे? तो टेम्पलेट आपने क्या बनाई, आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया हो, टेबल बनाई होगी ना, टेबल की स्क्रिप्ट होगी ना, हाँ उस हाँ टेबल की स्क्रिप्ट उठा के, जैसे टेबल मैंने यहाँ बनाई कोई, ठीक है, मैं एक बार फर्स्ट को कनेक्ट करके देखता हूँ, अगर कनेक्ट हो जाता है डेटाबेस सर्वर 1। नहीं, अभी ये माइग्रेशन तो वो उसमें और ज्यादा समझ में आएगा। हाँ ये माइग्रेशन का जो है ना, उसमें और आपको क्लियर होगा, मे बी मेरा तो सर्वर सिर्फ ये स्टार्ट। मास्टर और मॉडल का कंफ्यूजन था, वो हो गया है। फिर हम लोग वो टाइम पे देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं बेटर वे में आपको माइग्रेशन की सबसे अच्छा बताऊं। आप इस डेटाबेस का जितने भी टेबल हैं जिसमें स्ट्रक्चर आपने बनाया, कॉन्फ़िगरेशन है, आप कॉन्फ़िगरेशन को आपने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ही तो चेंज किया होगा ना, तो आप यही तो किया चेंज, आपने ये चीज़ चेंज की, टेम्पलेट सपोज ये किया, सपोज अपनी फाइल साइज चेंज किया, सपोज अपनी फाइल ग्रुप चेंज किया, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को तो पूरे को कहाँ सेव होता है, इसको तो आप ले सकते हो ना, इस कॉन्फ़िगरेशन को नोट इट डाउन कर सकते हो, स्क्रिप्ट ले सकते हो, ठीक है। अब टेबल को किए तो आप टेबल की स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, उस स्क्रिप्ट को आपको यहाँ पे नए वाले सर्वर पे आप चला दो ऑटोमेटिकली मॉडल डेटाबेस के अंदर। जैसे अच्छा इसके अंदर कोई टेबल है, उस टेबल की आपने स्क्रिप्ट आउट किया, उस टेबल की स्क्रिप्ट को लेके 22 के सर्वर के अंदर चला दो, तो 22 के जो मॉडल डेटाबेस के अंदर नई स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा जो आप चाहते हो हाँ ओके सर। ना। इस तरीके से माइग्रेशन करते, ऐसा नहीं करते कि माइग्रेशन में हम डेटाबेस को माइग्रेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इस वजह से। तीसरा थिंग है हमारा ये मॉडल के बाद MSDB। MSDB में क्या होता है, जो हमारा MSDB ये क्या क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है कि जो हम जॉब बना रहे हैं, जो बैकअप ले रहे हैं, जो मेल DB मेल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो भी हमने डेटाबेस का बैकअप लिया, उसकी हिस्ट्री पूरी सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव होती है MSDB के अंदर। जैसे कोई भी मेंटेनेंस जॉब बनाई, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, मेरा सर्वर 1 कनेक्ट हुआ है कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं कोई बात नहीं, सर्वर 2 में जाता हूँ, डिसकनेक्टेड करता हूँ, इसको डिसकनेक्टेड किया, सर्वर 2 में कोई डेटाबेस है, यस है।
ठीक है। तिथे बेड कडे बघ ना। सपोज मैं यहाँ पे गया मेंटेनेंस प्लान में, राइट क्लिक किया, न्यू विजार्ड पे गया और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक जॉब बनाता हूँ। ठीक है, मैंने जॉब किया बैकअप, SCSDB बैकअप, SCSDB बैकअप। ये कुछ किसी भी टाइप की जॉब हो सकती है, फुल बैकअप के लिए, डिफरेंशियल के लिए, ट्रांजैक्शन लॉग के लिए, किसी भी टाइप की बैकअप। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर बैकअप टाइप सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं कोई इनमें से कोई भी चीज़ ले सकता हूँ, ये बैकअप नहीं, कोई भी चीज़ ले सकता हूँ। नेक्स्ट किया मैंने। ठीक है, डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया मैंने, सिस्टम डेटाबेस का ले रहा हूँ, किसका डेटाबेस का बैकअप ले रहा हूँ, मैंने SCS का लिया वो, और इसको मैंने डेस्टिनेशन पे गया, कहाँ पे बैकअप ले रहा हूँ मैं, पाथ डाल दिया मैंने, या मैं ले रहा हूँ डिफ़ॉल्ट D ड्राइव में। ठीक है, क्रिएट बैकअप फोल्डर D के अंदर, डेमो के अंदर। ओके, इसको ओके। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इसको शेड्यूल कर देता हूँ, ये बताता हूँ ना। बैक क्या, एक सेकंड है, यस, शेड्यूल, चेंज द शेड्यूल। मैं एवरीडे ले रहा हूँ ना, डेली, और अकर्स एवरी मिनट्स में, एवरी 5 मिनट ले रहा हूँ, 2 मिनट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए। मैंने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ये नेक्स्ट किया और नेक्स्ट किया। ठीक है, और इसको मैंने सिलेक्ट तो ऑलरेडी है, नहीं दोबारा सिलेक्ट करने की बोल रहा है क्या, यस सिलेक्ट के, ओके, डेस्टिनेशन D में, डेमो में, ओके, नेक्स्ट। ये देखिए, ये लॉग फाइल, इसमें डेटाबेस के अंदर जो भी है ना, जब जॉब चलेगी इसमें ऑटोमेटिक राइट होता रहेगा। ये देख लीजिए इस डेटाबेस का कि जब हम चला रहे हैं इस वाली जॉब को, तो लॉग फाइल यहाँ रिटर्न होती रहेगी। ठीक है, इसको मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप कोई जॉब क्रिएट करते हो ना, तो उस जॉब की, ये जॉब क्रिएट की, इसकी इंफॉर्मेशन हमेशा किस में सेव होती है, आपके MSDB में। मैंने इस डेटाबेस की जॉब क्रिएट करी, बट उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ सेव होगी। आप बैकअप लोगे तो यहाँ से होगी। आप कोई डेटाबेस रिस्टोर कर रहे हो, कोई भी यूजर डिफाइंड डेटाबेस, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ सेव होगी कि भैया किस टाइम पे कोई डेटाबेस रिस्टोर किया, कुछ टाइम पे कोई बैकअप लिया। जैसे मैं इस डेटाबेस का अभी मैंने यहाँ पे जाता हूँ और इसको पहले आपको वो बताता हूँ कि अभी क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद क्या है। ठीक है, बैकअप हिस्ट्री, कंट्रोल F, और यहाँ पे बैकअप, ओके, बस यहाँ पे आता हूँ, DBA स्क्रिप्ट बैकअप एंड रिस्टोर हिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ कमांड है, ये इससे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी डेटाबेस कब बैकअप हुआ, कब रिस्टोर हुआ, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने टॉप 100 ले लो या 10 ले लो। ठीक है, कोई भी डेटाबेस का बैकअप कब चला है। ठीक है, यहाँ पे गया और यहाँ पे, अच्छा मैं सेकेंडरी सर्वर पे हूँ, हाँ ठीक है, मैं इसको चला दिया। ठीक है, तो ये क्या देगा, लेकिन आपको अभी मैंने चलाई लेकिन कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, कि मैंने गलत डेटाबेस में चलाया, मैं MSDB में चलाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी मैंने कोई डेटाबेस बैकअप लिया ही नहीं किसी भी डेटाबेस का, तो यहाँ पे कुछ आया नहीं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इस जॉब को चला देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ये जॉब प्रोसेसिंग है, एग्जीक्यूट हो रही। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होगा तो एक रो यहाँ पे MSDB में सेव हो जाएगी। कौन सा, ये क्या है, बैकअप हिस्ट्री थी कि रिस्टोर हिस्ट्री, सिलेक्ट बैकअप मीडिया, ओके, मीडिया सेट, ओके, ओके, यूज MSDB, बैकअप हुआ नहीं क्या इसका, 2 मिनट रखा था सर आपने टाइम। नहीं मैंने फिर इसको मैनुअली भी तो चलाया ना जॉब को,
राइट क्लिक में गया, हाँ राइट। राइट के जो अच्छा जॉब पहले देखूँ मैं, जॉब क्रिएट है कि नहीं। जॉब पे गया, यस जॉब क्रिएट है। व्यू हिस्ट्री में गया, व्यू हिस्ट्री में जॉब क्रिएटेड है, हाँ एवरी 2 मिनट पे चल रही है। डी ड्राइव में मेरा बैकअप भी बन रहा होगा, डी में डेमो के अंदर। हाँ ये नहीं, बैकअप हुआ ही नहीं अभी तक। सर हाँ तो वहाँ पे तो हिस्ट्री में दिखा रहा है बैकअप हुआ, ये देखिए ना SCS बैकअप्स। राइट राइट। हाँ तो अभी इसका जो बैकअप हुआ ना, उसकी हिस्ट्री पूरी MS इसमें स्टोर होती है ना, किसमें, इसी में MSDB में। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ, एक बार उसको चेक कर लेता हूँ। कुछ कमांड मैंने गलत चला रहा हूँ, इस वजह से दे रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। DBA बैकअप एंड रिस्टोर हिस्ट्री, बैकअप ठीक है, बैकअप एंड रिस्टोर हिस्ट्री फाइंड ऑल डी, बैकअप हिस्ट्री एंड रिस्टोर हिस्ट्री। ठीक है, सेलेक्ट एनी बैकअप रिस्टोर हिस्ट्री। ठीक है, MSDB में। ठीक है, और इसको नीचे ये देखिए। ठीक है, ये एक्चुअली ये मैंने मास्टर में चलाया, बट ये देखिए system.msdb का यहाँ से लिया ना, MSDB ये एलियास डेटाबेस, क्योंकि इसने उसके चलाए। ये मास्टर डेटाबेस का नाम यहाँ से पिक कर रहा है, इंफॉर्मेशन सेव हो रही है इसमें MSDB में, ये रही MSDB.backupset। ठीक है, अगर आप इसको भी चलाओगे ना अकेले को, इस वाले को, इसको यूज MSDB को, और इसको पेस्ट select स्टार फ्रॉम select। ठीक है, जब आप इसको चलाओगे ना तो तभी इंफॉर्मेशन आएगी। देखिए ये बैकअप कौन कौन से सेव हुए ना, ये पूरी इंफॉर्मेशन। अभी देखिए MSDB पे मैं इंफॉर्मेशन चलाओ, कुछ टाइम हो सकता है उसको बैकएंड से रिटर्न करने में ले रहा हो 1-2 सेकंड, क्योंकि हमारे कंटिन्यू बैकअप हो रहे हैं। देखिए ना मेरा तो ये कंटिन्यू बैकअप हो रहा है मेरा डी ड्राइव में, डेमो के अंदर। विद इन मेरा शायद डी ड्राइव में डेमो के अंदर देखिए मेरा डी में कितने बैकअप हो चुके, विद इन 4 बैकअप हो गए 8 मिनट 8 मिनट में। ठीक, ये सब बैकअप की हिस्ट्री, रिस्टोर की हिस्ट्री। अगर मैं कोई डेटाबेस रिस्टोर कर रहा हूँ तो उसकी भी हिस्ट्री होगी, कौन सा ये मैंने अभी कौन सा बैकअप लिया था, देखिए ना, देखिए फुल बैकअप है ना, ये फुल बैकअप लिया ना। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ इसका, एक देखिए ना, एक मैनुअली मैं डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ, राइट क्लिक में टास्क में गया और बैकअप में गया, और इसका मैं फुल की जगह डिफरेंशियल लिया। ठीक है, और इसको ओके कर दिया जस्ट। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये यहाँ पे एक रो आएगी, ये फुल था, एक रो आएगी डिफरेंशियल की। डिफरेंशियल का बैकअप का यहाँ पे पता चल जाएगा, देखिए ना, हाँ देखिए आई, ये लिखा है ना आई। D4 फुल के लिए होता है, आई डिफरेंशियल के लिए होता है। किस टाइम पे हुआ है, कितने बजे बैकअप स्टार्ट हुआ था, कितने बजे फिनिश हुआ है। ठीक है, क्या कोड है, क्या किस यूजर ने लिया है, किस मशीन से लिया है। ठीक है, कौन सा उसका कोलिजन था, क्या यूजर नेम पासवर्ड प्रोटेक्ट था या नहीं था, बैकअप जो लिया है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपकी इसमें होती है बैकअप मीडिया सेट में। और ये टेबल आपकी कहाँ होती है, MSDB के अंदर, वो MSDB के अंदर हर एक जॉब की इंफॉर्मेशन। हाँ, हर एक जॉब की, जैसे बैकअप हो गई, फाइल ग्रुप हो गया, बैकअप सीट हो गया, लॉग, जैसे आप लॉग्स में कॉन्फ़िगर करेंगे ना तो उसकी भी इंफॉर्मेशन, आप HDR करेंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी। एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी जॉब होगी ना, जैसे मैंने जो जॉब क्रिएट किया उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। SQL जॉब्स होगा ना, एक जॉब करके, रिस्टोर हिस्ट्री, जॉब बैकअप, SQL जॉब, sys.jobs होगा या जॉब्स होगा। पूरी एवरीथिंग, सब चीज़ की इंफॉर्मेशन यही रखता है ये। जैसे रिस्टोर की, बैकअप की, sys.jobs, इसमें जाओगे, जो मैंने जॉब क्रिएट की उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ होगी। दो जॉब क्रिएट होगी ना, एक तो सिस्टम जॉब थी पहले से ही,
एक मैंने SCDB सब प्लान क्रिएट किया था ना, तो ये जितनी भी जॉब क्रिएट करोगे, जितना भी सब कुछ रखोगे आप इसके अंदर रखे। अच्छा, जैसे DB मेल की इंफॉर्मेशन यहाँ होगी, अभी तो मेरा कोई DB मेल है नहीं, कन्फिगरेशन नहीं है DB मेल, मैं कन्फिगर करूँगा ऑटोमेटिक, जैसे आपका बैकअप गया, रिस्टोर हुआ, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कन्फिगर करेंगे, ठीक है। वो सब इन्फॉर्मेशन इस MSDB में सेव होती है। एक्चुअली ये डेटाबेस हमें ये बताता है कि हमारा कब क्या चला था, किसने क्या किया था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, ठीक है। ये एक्चुअली हिस्टोरिकल डेटाबेस होता है, ठीक है, इसमें पूरी हिस्ट्री सेव होती है। जैसे मैं यहाँ पे चलाऊं तो ये जॉब की हिस्ट्री भी बता देगा कि मेरी जॉब कितनी बार चल चुकी है, देखिए, और कब सक्सेस हुई, कब फेल हुई है, ठीक है। जो मैंने अभी जॉब क्रिएट की थी ना, सब प्लान 1, मेरी अभी तक इतनी बार चल चुकी है, स्टेप बनी है उसमें, चला है, कंप्लीट हो गया 0, कंप्लीट हुआ, जॉब कंप्लीट, आउटकम, ठीक है। ये जॉब ID है। ऐसे आपको ढेरों जॉब हो सकती हैं। ये रन टाइम है, ये सर्वर नेम है, ठीक है। ड्यूरेशन कितना, ये 3 मिनट पे चली, ये 2 पे चली, ये 2 पे चली, 3 पे चली, 2 पे चली, कुछ टाइम ले सकती है ना, जैसे कंप्लीट होने में टाइम लेता है ना, तो वो ये आपको हो गया। अब आपको बचता है मेन टेम्प DB। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेम्प DB। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? अगर आप टेम्प DB की आपकी परफॉर्मेंस सही है तो आपके ओवरऑल SQL सर्वर की परफॉर्मेंस गुड होगी, ठीक है। उसके लिए कुछ प्रैक्टिस होती है, वो आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ मैं टेम्प DB क्रिएशन करने की। एक तो, ठीक है, क्या करते हैं टेम्प DB में, एक तो क्या होते हैं, पूरा जब हम भी ये इंसर्ट अपडेट ये सब कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले टेम्प DB की लॉग फाइल में रिटर्न होता है, ठीक है। ये उसके बाद टेम्प DB में रिटर्न होता है, वहां से पिकअप होता है, चेक पॉइंट रन अकर होता है, रन होता है, फिर जाता है जिस डेटाबेस में आप राइट करो, इंसर्ट अपडेट किसी भी डेटाबेस में कर रहे हो, उसके लॉग फाइल में जाता है, वहां से फिर वर्चुअल लॉग होती हैं, और वहां से फिर हार्डनिंग के थ्रू डेटा राइट होता है MDF फाइल में, ठीक है। आपको समझ में? जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो भी वो कहाँ गया, पेंट, ये मेरा कोई DB है, जैसे मेरा DB है, या मैं बोलता हूँ ये मैं इंसर्ट चला रहा हूँ DB1 पे, ठीक है। कोई भी इंसर्ट कमांड चलाई, ठीक है। क्यों नहीं ले रहा? ओहो, मेरी पेंटिंग मेरी बहुत गंदी है, आती नहीं है, Ctrl Z, ठीक है। ये मैंने, ये इसमें बीच में ये टेम्प DB है, टेम्प DB। इसमें दो चीज होती है, एक तो डेटा फाइल होती है, एक होती है लॉग फाइल, ठीक है, टेम्प DB की, ठीक है। एक इस डेटाबेस की, जो इंसर्ट DB1 में कर रहे हैं, DB1 की डेटा फाइल है, और DB1 की ही लॉग फाइल है, ठीक है। जब भी कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे ना, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे टेम्प DB के अंदर। इस पे कहाँ गया, मैं कुछ हाईलाइटेड कर रहा था, पेन कहाँ गया, ठीक है। सबसे पहले कोई भी अगर इसमें इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी लॉग फाइल में रिटर्न होगा, फिर लॉग फाइल से ये जाएगा इसकी लॉग फाइल में, ठीक है। यहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले जाएगा यहाँ पे इसकी लॉग फाइल में, इसकी लॉग फाइल से इसकी लॉग फाइल में, फिर इस लॉग से यहाँ पे इसकी जो डेटा फाइल है उसमें रिटर्न होगा, ठीक है। ओके। जब भी, और वो कैसे रिटर्न होता है, एक तो जो मैं बता रहा था आपको कल, कि सेशन ID बिलो 50 किसके लिए होती है, देखिए आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट sys प्रोसेस, ठीक है। ये मैं चलाता हूँ,
तो आपको जो देखिए ना KPID दिख रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रही ना आपको? हाँ। ये मैं कल बता रहा था बिलो 50 जो भी 50 से नीचे की आती है ना सेशन आईडी, SPID जिसको बोलते हैं ना, वो SPID इन्हीं के लिए यूज होती है। देखिए किसके लिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेयर ID लेस देन इक्वल टू लेस देन 50 करता हूँ, ठीक है। तो ये लेस देन 50 देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है ना, किस चीज, स्लीप टास्क के लिए चल रहा है, बेड टाइप के लिए चल रहा है, डर्टी पेज ब्लॉक के लिए चल रहा है, लेजी राइटर के लिए चल रहा है, लॉक मैनेजर क्यू के लिए होता है। ये जब डेटा एसक्यूएल सर्वर का आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तो इसमें कुछ चीजें आपको पढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। ये लेजी राइटर क्या होता है, मिसलेनियस। तो ये सब चीजें क्या होता है कि बैकग्राउंड ये इसी के लिए करते हैं। जैसे टेम्पटीबी से वहाँ पर रिसोर्स किया, वहाँ से उसमें राइटिंग कर दे, राइटिंग होती है लेजी राइटर के थ्रू, चेक पॉइंट अकर होता है, DBC से चेक पॉइंट रन होता है ऑटोमेटिकली, ये सब ऑटोमेटिक करता है। इसीलिए इसने 50 ID जो रिजर्व किए हैं अपने लिए रिजर्व करके रखा है, SPID 1 से लेके SPID 50 तक, ठीक है। ये इसने अपने लिए रिजर्व करके रखी है। ओके सर। तो ये इसलिए क्योंकि इसमें आपको देखिए ये मैं चला नहीं रहा, मैं अभी देखिए मैं वैसे देखा मेरे डेटाबेस पे कुछ नहीं चल रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं चल रहा। अगर मैं SP HooToo चलाऊंगा ना, SP HooToo और यहाँ पे एक्टिव लिखूँ ACTIV, अगर ये चलाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। ये मास्टर डेटाबेस में चलाता हूँ ना, देखिए एक्टिव कौन से दिख रहे हैं आपको, बिलो 50 से देखिए एक 50 के एवब दिख रहा है, बट मोस्टली क्या है बिलो लेस देन है। तो ये सब चीजें बैकग्राउंड प्रोसेस है, ये देखिए ना स्टेटस बैकग्राउंड प्रोसेस है। यस सर। स्टेटस मतलब एसक्यूएल सर्वर का ऐसे अकाउंट से जो डिफॉल्ट चल रही हैं वो हैं सब टास्क में। ये सिर्फ एक यूजर जो मैंने रन करा है कमल सेलेक्ट इनटू, ये इसने यहाँ से लिया है, ठीक है। इसके लिए चला मेरा सेशन ID देखिए ना 65, ये ऊपर दिख रहा है ना 65 कमल Yes, sir. कमल के बगैर, तो वो Yes, sir. 65 सिर्फ मैंने चलाया है, बाकी सब एसक्यूएल सर्वर का इंटरनली चल रहे हैं, Okay. ठीक है। तो ये जब डेटाबेस में टेम्पडीबी में आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ रिटर्न करते हो तो डायरेक्ट डेटाबेस में रिटर्न नहीं होती, वो सबसे पहले टेम्पडीबी की स्पेस को लेती है। अगर आपका टेम्पडीबी की फाइल मल्टीपल फाइल क्रिएटेड है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा आप देखोगे मेरा कोर है, तो मेरे कोर के हिसाब से 8 टेम्पडीबी की फाइल क्रिएट होंगी, ये देखिए ना 8। ये 8 रो फाइल मतलब डेटा फाइल है, लॉग फाइल एक है, क्योंकि उन्होंने लॉग फाइल एक की इसलिए क्रिएट की है कि ये इनको लोड कम होगा। अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से मल्टीपल लॉग फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और टेम्पडीबी फाइल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, ये देखिए एक तो इनका MDF है, बाकी NDF है ना ऑटोमेटिकली। Yes. तो ऐसे ही आप लॉग फाइल को भी कर सकते हो। और अगर आपका टेम्पडीबी का साइज आपने इनिशियली जैसे ये साइज है ना 8 MB, अगर आपका डेटाबेस में अगर आपने डिफॉल्ट साइज दिया है तो आप डेफिनेटली आपका डेटाबेस स्लो होगा, बाकी डेटाबेस स्लो होंगे। क्यों होंगे कि जैसे क्या करता है, एक पेंट फिर से ओपन करता हूँ, बट दोबारा से करता हूँ, इस बार मेरी पेंटिंग सही आ जाए शायद सॉरी देखिए मैं क्या बता रहा था, TempDB. टेम्पडीबी में टेम्पडीबी का साइज, अगर मान लो एक डेटाबेस ये है आपके, एक कहाँ गया, ये टेम्प DB F फाइल 1 है, ठीक है। और एक और टेम्पडीबी की मैं फाइल इसको कॉपी करता हूँ, इसको ऑप्शन ही नहीं आता। वहां से साइड में वहां से लेना पड़ेगा सर बॉक्स, और जहाँ पे इधर वाले इसमें और इधर, नो नो राइट, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट। इसमें हाँ वहां से भी ले सकते हैं सर, अभी इसमें जहाँ ना, पे गए थे। हाँ हाँ। हाँ तो यहाँ से लेते ना बॉक्स, हाँ यस भूल गया था। यस सर। ये है टेम्पडीबी
मैं 2 ही फाइल लेके चल रहा हूँ, टेम्प db ओके सर। फाइल 2, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपका कोई डेटाबेस है, जिससे ये आपका DB1 है, ठीक है। अब आप DB1 है, इसका साइज है 100 GB, ठीक है। और आप मेरी हार्ड डिस्क को लेके चलिए, सपोज मेरी सी ड्राइव में कितना स्पेस बचा है, ठीक है, 89 GB बचा है, ठीक है। और डेटाबेस कितना है, 100 GB का। आप जो उसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये मेरा डेटा DB1 है, जो सपोज मेरा DB1 सी ड्राइव में रखा है, ये कहाँ रहा है, प्लेस है मेरा सी ड्राइव, ठीक है। अब इस केस में मैं इसमें कंटिन्यू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और मेरी जो टेम्प फाइल है ना, वो भी सी ड्राइव में रखी है, टेम्प की लॉग फाइल 1 या डेटा फाइल, कुछ भी एक रख लो, या 2 फाइल बनी है, एक सी में रखी है, एक ही फाइल बनी है मेरी सी में रखी है। अब इसमें कंटिन्यू इंसर्ट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, और मेरा ये लॉग फाइल भी इंक्रीज होगा, टेम्प DB का साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर इस केस में मैंने क्या किया, मैं 100 GB मेरा इंसर्ट हो रहा है, बट मैंने टेम्प DB का साइज 8 MB दे के रखा है। कितना दे के रखा है, 8 MB। तो हर 8 MB दे के रखा है डिफॉल्ट साइज। तो ये क्या करेगा, हर बार एसक्यूएल सर्वर सी ड्राइव के पास जाएगा और उससे सी ड्राइव से बोलेगा प्लीज गिव मी 8 MB, प्लीज गिव मी 8 MB, क्योंकि मेरे पास और ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, प्लीज गिव मी 8 MB। तो अगर हर बार वो रिक्वेस्ट सी हार्ड डिस्क के OS के पास ले जाएगा, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा, चेक करेगा डिस्क में स्पेस है कि नहीं, तभी तो वो आपको दे पाएगा। अगर उसने दे दिया, उसके बाद आप उसमें इंसर्ट करोगे, जब तक आप इंसर्ट करो तब से अगेन रिक्वेस्ट फिर चलेगी कि मुझे 8 MB और चाहिए, ठीक है। तो इस केस में सर्वर आपका हो जाएगा क्या, स्लो, ठीक है। टेम्प DB की परफॉर्मेंस स्लो होगी, तो आपका जो फाइनल डेटाबेस में रिटर्न है वो भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। उस केस को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, टेम्प DB का जो फाइल साइज होता है ना, वो हमेशा एक डेटाबेस के लोड के हिसाब से देते हैं। जैसे आपका डेटाबेस 200 GB का है, तो अब मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत ज़्यादा दीजिए, हाँ एटलीस्ट आप 512 MB का दीजिए ना एक बार में। तो जब उस कम से कम वो जाएगा ना विंडो OS के पास प्रोसेस वो डिस्क के लिए एलोकेशन मांगने के लिए। ओके। और मैंने तो अपने एनवायरनमेंट में इसको 25 GB दे के रखा है टेम्प DB को। मेरा एनवायरनमेंट बहुत हैवी है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपने डेटाबेस में, और टेम्प DB की फाइल ये जैसे डिफॉल्ट एक फाइल है ना, ये सभी इसने सी ड्राइव में बना दी, मैंने सभी सी में नहीं बनाई। मैंने 2 फाइल टेम्प DB की D ड्राइव में बना दी, 2 फाइल मैंने टेम्प DB की E ड्राइव में बना दी, 2 ऐप में। तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरा टेम्प DB की सी ड्राइव फुल भी हो गई ना, तभी मेरा डेटाबेस वर्किंग रहेगा, क्योंकि मेरी D ड्राइव में स्पेस है। D की फुल हो गई तब मेरा E ड्राइव स्पेस रहेगा, क्योंकि मेरा इसमें देखिए 312 में से 156 GB, जब तक ये फिर फुल होगा तब तक मेरे E ड्राइव में स्पेस, सपोज मेरी E ड्राइव है उसमें स्पेस है, तो उसमें भी रिटर्न होता रहेगा ना ट्रांजेक्शन। यस सर। तो उस केस में आप इस सिचुएशन को अवॉइड भी कर सकते हो, इससे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है आपकी। टेम्प DB की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप किसी भी DBA से पूछोगे सर मेरा टेम्प DB स्लो है, तो वो बोलेगा तो फिर तो आपका डेटाबेस भी स्लो होगा, 100% बोलेगा। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि टेम्प DB की परफॉर्मेंस से अगर स्लो है तो बाकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्या होता है, सर्च करना आप, तो आपको क्लियर गूगल पे दे देगा, ठीक है। ओके। तो इस इशू को हम क्या करते हैं, देखिए इस इशू को हम अवॉइड वो हटाने के लिए या इसको रोकने के लिए टेम्प DB की मल्टीपल फाइल को मल्टीपल ड्राइव में क्रिएट करते हैं। जैसे अभी तो 8 हैं, वैसे मेरा 8 क्यों क्रिएट किए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे 8 लॉजिकल कोर प्रोसेस लगे हैं। कैसे चेक करोगे, राइट क्लिक, एक तो मैंने तुम्हें आपको उस दिन बताया था कैसे MS Win 32, दूसरे आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सर्वर पे गए, प्रोसेसर में गए, और यहाँ पे आप देखिए मेरे कितने नोड लगे हैं, 1 2 3 0 से लेके 7, मेरे 8 कोर है, 8 न्यूमन नोड लगे। स्क्रीन स्टक हो गई है। स्क्रीन स्टक हो गई मेरी अभी भी? नहीं, अभी ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए मेरे कितने प्रोसेसर लगे मेरे, ठीक है, मेरे 8 प्रोसेसर लगे हैं, इसमें 8 न्यूमन नोड है, न्यूमन नोड 0 में 8 CPU लगी, CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 7, ठीक है। यस सर।
तो ये सब चीज़ें आप ये सर्वर से प्रोसेसर यहाँ से इसीलिए इसने 8 टेम्प फाइल क्रिएट की थी, जो मैंने आपको कल बताया था ना, आपके लॉजिकल कोर के ऊपर डिपेंड करता है। सर्वर की प्रॉपर्टीज में जाके आपने चेक किया ना सर ये? हाँ, सर्वर की प्रॉपर्टी में जाके, सर्वर की प्रॉपर्टी में जगह यहाँ पे प्रोसेसर होता है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको बोलते हैं कि आप कैसे पता करोगे कि आपके जो ऑटोमेटिक सेट आई अफिनिटी मास्क होता है या सेट प्रोसेसर अफिनिटी, कितने प्रोसेसर आपको रीड राइट में लगे हैं, कितने प्रोसेसर आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में लगे हैं, ठीक है। इसको चेंज कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पे ये ना अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इन दोनों को, तो इसमें मैं से जैसे 8 हैं, 8 में से 10 तो मैं एसक्यूएल सर्वर के दे देता हूँ, 4 और 2 मैं इसके लिए दे देता हूँ। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं उनको कि भैया 4 डेडिकेट मैंने इसलिए, 4 इसलिए। ये अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है कि हाउ टू चेक अफिनिटी मास्क और प्रोसेस अफिनिटी मास्क। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रियली में बहुत लोगों से पूछा जाता है और पूछते भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिटर्न होता है, पहले टेम्प 1 में जाएगा, अगर टेम्प स्पेस है तो ठीक है, अगर 8 MB है तो 8 MB रहेगा तो सी ड्राइव पे बार बार जाएगा। अगर इसमें ज़्यादा GB स्पेस है, जैसे मैंने इनिशियल साइज इसका दे दिया 25 MB, तो ये तब तक इस पे सी ड्राइव पे नहीं जाएगा जब तक 25 GB फिल नहीं हो जाएगा। और ऐसे ही मैंने इसको, ऐसे ही मैंने सी दूसरी वाली को भी 25 GB दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों 50 GB फिल होने के बाद ही सी ड्राइव के पास जाएंगे। अगर दोनों का 8 MB है, इसका भी 8, इसका भी 8, 16 MB फिल होने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा ज़्यादा हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर हैवी ट्रांजेक्शन होते हैं तो 1 सेकंड में इसके पास जाएगा। तो इसलिए इस साइज को, टेम्प के साइज को हमेशा अपने वर्क लोड के हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा टेम्प का। अब हमारा थर्ड थिंग था, मैं आपको बताना भूल गया, हाँ, अभी सिस्टम डेटाबेस ही हो गए आज। अब हम बताते हैं कि स्टेप टू मूव सिस्टम डेटाबेस। अगर सिस्टम डेटाबेस को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कैसे मूव करते हैं, ये आपने इंस्टॉल कर लिया ना आपके एसक्यूएल सर्वर, आप अपने, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इसका कॉन्सेप्ट लेता हूँ, इसको मैं कल कराता हूँ। अभी मैं टेम्प का लेता हूँ, ठीक है। टेम्प को कैसे मूव कराते हैं, ठीक है। टेम्प की फाइल को सी ड्राइव से, इशू तो मैंने बता दिया, अगर टेम्प में इशू तो कैसे फिक्स करते हैं कि जैसे 8 MB का है या उसका मैंने साइज ले लिया, जैसे 25 MB कर दिया। या आप एक काम कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन लॉग जो चल रहे हैं वो प्लस होने चाहिए। एक तो मैनुअली होते हैं जैसे ये चले, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, एक होता है CHE चेक पॉइंट, चेक POINT, इससे मैनुअली फ्लैश कर सकते हैं। बट ये रिकमेंड करूंगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे आप कभी इसको चलाना नहीं, ठीक है। क्यों सर? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे इसको इसलिए नहीं चलाना कि अगर आपका, मैं उसलिए जैसे आपका टेम्प फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ले रहा था ना, सी ड्राइव का 100 GB है और इसी में आपका डेटा है, इसी में लॉग है। ये आपका 100 GB पूरा का पूरा फिल हो गया, किससे? टेम्प से और टेम्प की लॉग फाइल से, ठीक है। तो आपका सी ड्राइव तो रेड कलर में चला जाएगा, रेड में चलाएगा, आप उसमें कोई रिटर्न ही नहीं होगा। जब स्पेस ही नहीं बचेगा तो कहाँ डेटा रिटर्न होगा? तो उस केस में आप टेम्प को इश्यू को फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे? टेम्प के इश्यू को फिक्स करने के आप क्या करोगे? एक और टेम्प की फाइल क्रिएट कर दोगे। कैसे? आप उसको चलते समय तो छेड़ोगे नहीं कि मेरा ट्रांजेक्शन चल रहा है तो मैं इसको, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो, टास्क पे जाओ और यहाँ पे गए, प्रॉपर्टी में गए और फाइल्स में गए, एक और टेम्प की फाइल क्रिएट कर दो, ठीक है। और इस फाइल को आप कहाँ दे दो, जैसे ये टेम्प की फाइल क्रिएट की, इसका पाथ कहीं और दे दो जिस ड्राइव में स्पेस हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इस ड्राइव में फिल होने लगेगा, मतलब आपका ट्रांजेक्शन रुकेगा नहीं। ओके, एक तरीका ये है। दूसरा आप क्या करो, फ्रिक्वेंटली आप चेक करते रहो कि आपका लॉग ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप लगाओ, किसका? इसका डेटा फाइल का। और टेम्प की फाइल हमेशा मल्टीपल ड्राइव में पुट करो, एक ड्राइव में मत करो। जैसे यहाँ पे ना ये सी ड्राइव में थी सभी, तो आप सी में ना करो, कुछ फाइलें डी ड्राइव में करो, कुछ ई में करो। या मैं सजेशन करूंगा आप अपने सर्वर पे टेम्प के एक डेडिकेटेड डिस्क लगवाते हैं। ओके, वो जिसका जैसे टेम्प की डिस्क का साइज होता है जनरली 1 TB या 512 GB, ठीक है। इतने GB की डिस्क लगी होनी चाहिए। वो
एक्चुअली टेम्प डीबी के लिए होती है, ताकि और डीबी इफेक्टेड नहीं होंगे, आपका टेम्प डीबी सिर्फ वो होगा, चलता रहेगा परफॉर्मेंस। और आप इन केस फिर भी आप कुछ ही फेस करते हैं तो आप एक फाइल, जैसे आपको कोई बहुत क्रिटिकल डेटाबेस है, ऑनलाइन डेटाबेस है जो चल रहा है, और आपको लग रहा है आप तो स्पेस बचा नहीं इसमें और टेम्प डीबी भी फुल हो गया जिस ड्राइव में रखा था, तो आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, स्टक हो। तो आप कुछ मत कीजिए, राइट क्लिक कीजिए टेम्प डीबी पे और उसमें एक नई फाइल क्रिएट करिए जिस ड्राइव में स्पेस है, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन आपका वहीं से चलने लगेगा। ठीक है। ओके। एरर आने से पहले ही आप वो चेक कर लीजिए ना, जैसे यहाँ पे जैसे मैं अलर्ट लगा देता हूँ, मेरी ड्राइव में 10 GB स्पेस रह जाए उससे पहले ही क्रिएट कर लें। ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्प डीबी का इशू हैंडल करने का तरीका। अब बताते हैं आपको टेम्प डीबी को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कैसे मूव कराते हैं। ठीक है। ओके। तो मैं यहाँ पे गया, सबसे पहले यहाँ, और मैं गया इसमें डी, और डी में गया मैं, जस्ट 1 सेकेंड, ये ठीक है। इसका ये मैं स्क्रिप्ट आपको शेयर करूंगा आप, ठीक है। ओके सर। ये वैसे 3 स्टेप होते हैं बेसिकली। ठीक है। और दूसरा तरीका है या तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शन दे लें, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑप्शन ही बताऊंगा। ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसे मैं सबसे पहले गया इसमें, आप फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, इस कमांड को कॉपी कीजिए। ठीक है। इसको कॉपी किया, आपको किसी भी, जैसे इस इंस्टेंस का टेम्प डीबी कहीं किसी ड्राइव में डाला है, अभी क्या टेम्प डीबी की लोकेशन क्या है, आपको सी ड्राइव में ना, प्रॉपर्टी में गए, आपने चेक किया था फाइल्स कहाँ हैं, सी ड्राइव में बनी है। ठीक है। सभी टेम्प डीबी की ना, जितनी भी फाइल हैं। अब टेम्प डीबी की फाइल, अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे नई क्वेरी की मैंने और इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरा टेम्प डीबी का नाम ये है, मैं इसको कहाँ डालना चाहता हूँ, डी ड्राइव में। डी ड्राइव में किस जगह डालना चाहता हूँ, डी ड्राइव में मैं डालना चाहता हूँ सपोज फॉर एग्जांपल डेमो डीबी के अंदर। ठीक है। डी में डेमो डीबी के अंदर डालना चाहता हूँ। ठीक है। तो डेमो में डी में गए, इसको किया और डेमो डीबी के अंदर। ठीक है। डी, और इसको मैंने ये कर दिया। ठीक है। इससे क्या, अब मैं इसको पूरी कमांड को चलाता हूँ, ये क्या LDF ले रहा है, MDF फाइल ले रहा है। ठीक है। तो ये एक स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, ये स्क्रिप्ट जनरेट कर दी इसने। ठीक है। इस स्क्रिप्ट को फर्दर हम क्या करेंगे, राइट कॉपी किया इसको और आप इसको यहाँ पे चला दीजिए, सिंपल। ठीक है। जैसे ही आप चलाओगे ना, तो ये सेकंड स्टेप है मेरी, जो इसका टेम्प डीबी का ना, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपको जो आउटपुट आया ना, उसको आप अल्टर स्टेटमेंट के थ्रू आएगा, अल्टर डेटाबेस टेम्प डीबी मॉडिफाई फाइल नेम, ये यहाँ पे पुट कर रहा है। जैसे ही इसको क्रिएट करोगे ना, तो ये यहाँ पे मूव कर देगा। जैसे मैं इसको चलाऊंगा, डी ड्राइव में ये फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है। सक्सेसफुल रन होगी अभी, लेकिन अब आप चेक करोगे ना, तो डी ड्राइव में कोई फाइल क्रिएट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जब तक आप सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करोगे। थर्ड स्टेप है, जब तक कि आप इसको एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक टेम्प डीबी की आपकी लोकेशन ओल्ड डीबी की रहेगी। जैसे ही रिस्टार्ट करोगे, तो टेम्प डीबी की लोकेशन नई इंस्टेंस से आ जाएगी, नई लोकेशन से। ठीक है। तो अब मैं इस केस में क्या करता हूँ, सर्वर 2 को रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है। राइट क्लिक किया और मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। जैसे रिस्टार्ट करूँगा, तो मेरे टेम्प डीबी की लोकेशन जो होगी वो डी ड्राइव से लेने लगेगा। डी ड्राइव में फाइल क्रिएट हो जाएंगी। और एक चीज़ और बता रहा था कि टेम्प डीबी हर बार नया क्रिएट होता है जब एसक्यूएल सर्वर रिस्टार्ट होता है। ठीक है। जितनी बार रिस्टार्ट होगा उतनी बार टेम्प डीबी ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। तभी तो आपका टेम्प डीबी क्रिएट होने से लॉग फाइल साइज का वो देखिए ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई ये। हेलो हेलो भाविका, स्नेल। यस यस। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो गई टेम्प डीबी की। और ये आप कहाँ से वेरीफाई किए, यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे क्रिएट। अब आप कैसे और वेरीफाई कर सकते हो, सेकंड वे है वेरीफाई करने का। आप कैसे पता चलेगा मेरी टेम्प डीबी की फाइल कहाँ रखी है, न्यू में जाओ, sp_help db करोगे। db क्रिएट करने के बाद आप इसको टेम्प डीबी करोगे ना,
TEMP टेम्प और DB। जैसे ही करोगे तो ये एग्जैक्टली मेरी कहाँ से टेम्प DB की लोकेशन देखिए ना, D ड्राइव से आ रही ना, तो अब नई टेम्प DB की लोकेशन लेगा इसकी। यस सर। और इसका देखिए टेम्प DB का क्रिएट टर्म कब हुआ है, ये अभी क्रिएट हुआ है ना, अभी क्रिएट डेट। अगर इसको बड़ा करोगे डेट टाइम फॉर्मेट को तो ये 2 सितंबर को क्रिएट हुआ है, ठीक है। यस सर। इस तरीके से हमने इसको भी समझा कि टेम्प DB की फाइल को किस ड्राइव में कहाँ मूव कराना, वो अपने हिसाब से मूव करा दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ तो पाथ D का डाला था, आप E का डालो, F का डालो, जिसका डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। यस सर। ये हो गया टेम्प DB मूव करने के तरीका। तीसरा होता है, हाँ ये हो गया। अब हम आपको डेटा और फाइल का मैंने बता दिया ये आपको कि डेटा फाइल क्या होती है, लॉग फाइल क्या होती है डेटाबेस की, ठीक है। राइट सर। अब बचा है सर फाइल वो सिस्टम डेटाबेसेस में रिसोर्स डेटाबेस वगैरह वो मैं आपको अभी बताऊंगा वो अभी। ये एक अच्छा। रिसोर्स डेटाबेस रह गया ना, उसकी मैंने एक कमांड है कि ये रही, सिंपल सा मेरे पास ओपन है, बैकअप एंड टेम्प DB, इसको भी स्टोर हिस्ट्री, ये रहा, इसलिए मैंने इसको ओपन करके रखा है। इसको सिंपल सा बताना है। देखिए रिसोर्स डेटाबेस में क्या करते हैं कि रिसोर्स डेटाबेस को आप लोकेशन चेक करते हैं इस कमांड से। सिंपल आप क्या कीजिए, ये रिसोर्स डेटाबेस की आईडी जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ 327, इसको आप चेक कीजिए। इससे आपको पाथ पता चल जाएगा कि मेरा रिसोर्स डेटाबेस कहाँ क्रिएट है, ठीक है। और आप अगर ऐसे देखोगे तो रिसोर्स डेटाबेस आपको कभी मिलेगा नहीं। राइट। तो आप उसका इसको यूज क्या होता है सर? देखिए, ये क्या करता है, रिसोर्स डेटा जितने भी डेटाबेस क्रिएट होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करके रखता है। अच्छा। इन जनरली क्या करता है, ये बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। देखिए एक कहाँ है रिसोर्स डेटाबेस ना, ये रीड ओनली होता है और इट्स इंट्रोड्यूस एसक्यूएल सर्वर। ये क्या करता है, मेटा इन्फॉर्मेशन रखता है सभी डेटाबेस की, फिजिकल स्टोरेज कहाँ है, कंटेंट सिस्टम ऑब्जेक्ट क्या है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन क्या है, सिस स्कीमा क्या है एवरी डेटाबेस का, सिस्टम स्कीमा क्या है एवरी डेटाबेस का। हर एक डेटाबेस का एक सिस स्कीमा होता है ना, वो सबको इसमें रखता है, इस डेटाबेस में। इसको हम वैसे देखना चाहे, कमांड चलाना चाहे, नहीं चलती ना इस पर कोई भी, ये हिडन रहता है। इसको कभी मैंने आज तक ना तो रिपेयर किया, ना मैंने को नीड ही नहीं पड़ी आज तक कभी भी, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। और छठा आपको जो होता है ना, सिस्टम में एक डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस होता है। जब आप रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं तब डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट होता है डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के साथ। रिपोर्ट जब रिपोर्टिंग सर्विस इंस्टॉल करते हैं तब ये क्रिएट होते हैं, ठीक है। ओके। बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि डेटा LDF फाइल क्या होती है, मेटा डेटा फाइल क्या होती है। अब आपको बताएं टाइप ऑफ पेज कितने टाइप के होते हैं। एक पेज 8 KB का होता है और इसमें 8, ठीक है, और 4 पेज मिला के एक एक्सटेंड बनाते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट इसमें होगा क्या, नेक्स्ट क्लास में? हाँ इसमें देखिए, Okay. इसमें है डेटा फाइल हो गया। यस बोलिए, या बोलिए। ये रिपोर्ट सर्वर और रिपोर्ट सर्वर DB है ना, ये SSRS से रिलेटेड होता है क्या? यस जब आप SRS और SAS इंस्टॉल करते हो तभी वो क्रिएट होते हैं। बाय डिफॉल्ट वो दोनों क्रिएट होते हैं क्या? यस बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं वो दोनों। सर्वर में ऐसे वाले 2 डेटाबेसेस है, बहुत सारे सर्वर थे हमारे। हाँ तो उसमें आपने SIS और SRS इंस्टॉल करके रखा होगा, इसलिए वो क्रिएट हुए हैं। देखिए ये खुद ही बोलता है, देखिए रिसोर्स डेटाबेस में ऑटोमेटिकली आप जाओगे ना तो ये बताता है इफ यू सिलेक्टेड रिपोर्टिंग सर्विसेज लाइक इंस्टॉल द DB विल बी क्रिएटेड इन, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करते हो तभी क्रिएट होते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग सर्विसेज को। ओके। जब मैंने कल SQL इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे रिपोर्टिंग सर्विसेज इनेबल नहीं की थी, और मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि ये अलग से डाउनलोड करके करते हैं इसको। पहले डाउनलोड करो फिर इसको इनेबल करो। ओके।
ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड थिंग हम पहुंचते ना यहाँ पे, फाइल ग्रुप हो गया। अब मैं इसको कल आपको बताऊंगा फाइल ग्रुप क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, पेज टाइप क्या होता है, ठीक है, और ओके पेज सर। आर्किटेक्चर। क्योंकि कल क्लास है ना, कल परसों? सर कल कल सैटरडे है। कल सैटरडे है, मैं इसलिए लेने की सोच रहा हूँ कि मैं मंडे को आप लोगों की क्लास इवनिंग वाली तो ले सकता हूँ, मॉर्निंग वाली बैच की नहीं ले पाऊंगा या मॉर्निंग मंडे ठीक को। है। हाँ तो सर मॉर्निंग को कोई टेंशन भी नहीं है, मॉर्निंग वाली जो है उसका कुछ कॉल है तो वो इवनिंग की क्लास रहेगी। हाँ, तो फिर इवनिंग को क्लास ले लूंगा फिर, ठीक है। हाँ ओके सर। कल क्लास तो होगा क्या? कल हाँ, कल मैं एक क्लास ले लूंगा आपका एज यूजल टाइम पे, और हो सकता है कि आप अर्लियर चाहो तो अर्लियर कर सकते हैं, कल तो मेरी लीव छुट्टी रहती ठीक है है। सर। मैं आप हाँ हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे सर कल का टाइम, क्योंकि हाँ कल आप या तो वीकेंड है हाँ, तो थोड़ा हाँ कल अवेलेबिलिटी सबकी देख के। नहीं, आप मेरे को कितने बजे से पहले बता दीजिए, क्योंकि मैं कल या परसों मॉर्निंग में तो सिस्टर के यहाँ जा रहा हूँ। फिर अगर 2 दिन नो हमें प्रॉब्लम सर। प्रैक्टिस ठीक है, कर लेंगे उसके बाद, ऐसा हाँ कर सकते हैं क्या? या तो आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ डेटा फाइल लॉग ये बता चुका, ये मेरे को फाइल ग्रुप से लेके इतनी चीज बतानी है। फिर इसके बाद ये इसके इसकी ऐड फाइल कैसे करते हैं, फाइल ग्रुप इसकी, हालांकि मैंने आपको ये बता दिया ऐड फाइलिंग कैसे करते हैं, फाइल ग्रुप कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, फाइल ग्रुप और एंड स्कीमा, ठीक है। ओके सर। ओके क्या करें हम और लोग, कल लीव ले ले या मतलब ऑफ ले ले या फिर कैसे करें? सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं, जस्ट 1 सेकेंड, स्टॉप रिकॉर्ड।